तो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम चलते हैं अपने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड में। हमने लास्ट चैप्टर की बात किया था, 9वां चैप्टर कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। उसका हमने एक पार्ट बता दिया। आज हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारा जो यहाँ शुरू करना है मुझे यहाँ से, वह ऊर्जा के बारे में शुरू करना। ऊर्जा, एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे एनर्जी कहते किसे, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा होता क्या है। तो देखिए, किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वही उस वस्तु की क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो कितना कार्य कर सके। जैसे हमें कोई पढ़ाना है, हम कितने समय तक पढ़ा सकते हैं। कोई दूसरा आ गया, वो कितने समय तक पढ़ा देते हैं। तो जितनी जिसकी कैपेसिटी अपना अलग अलग है। दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो कोई व्यक्ति जो है 2 घंटे तक दौड़ सकता है, कोई व्यक्ति 10 मिनट ही दौड़ पाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग किसी भी कार्य को करें, उस कार्य को करने की आपके पास क्षमता कितनी, कितने समय तक उस कार्य को कर सकते हैं। तो किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वही उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। हम परिभाषा की बात करें तो ये हमारा ऊर्जा की परिभाषा है। किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु क्या कहते हैं, ऊर्जा। मतलब कोई भी वस्तु कितना कार्य कर सकने की, किसी भी कार्य करने की कितना कैपेसिटी रखता है, कितनी उसके पास क्षमता है, इस बात को उस वस्तु की ऊर्जा की माप कह सकते हैं कि दर्शाता है। किसी वस्तु की ऊर्जा की माप क्या है, जितना वो कार्य कर सके। जितना वो कार्य कर सके उसमें उतना ऊर्जा होती है। अब हम आगे बात करते हैं ऊर्जा के रूप। ऊर्जा कितने रूप में मिलते हैं मुझे, तो ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। जैसे हम कह रहे, जैसे आपका यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। दूसरी बात करेंगे हम प्रकाश ऊर्जा। तीसरी बात करते हैं हम रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। आगे हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा भी लिखते हैं। आगे हम बात करते हैं आपका ध्वनि ऊर्जा। और अगला बात करेंगे हम उष्मीय ऊर्जा इत्यादि। ऐसे बहुत सारे हैं जो अलग अलग रूपों में ऊर्जा हमें मिलती है, प्राप्त होती हैं। तो ये ऊर्जा के रूप हैं, ऊर्जा के अलग अलग तरीके हैं। और देखिए, अभी हम आगे बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की बात करेंगे। हम अगला पॉइंट लिख ही लेते हैं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ये क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थोड़ा पहले इसको हम समझें कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, वास्तव में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यही है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब ऊर्जा को उत्पन्न करना हमारे बस की बात नहीं, ना ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, और न ही ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। उसको हम जो है न तो समाप्त ही कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं। वास्तव में ऊर्जा संरक्षित मतलब क्या है, एकदम उसकी स्वेत मात्रा रक्षित रहती है, खत्म नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझे, जैसे हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा में जैसे हम कह रहे हैं विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण बात करें उष्मीय ऊर्जा में, तो इसके तमाम एग्जांपल्स आपके हैं। उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण, उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण की बात करें, जैसे
आपका स्त्री, जिसे प्रेस कहते हैं आप, स्त्री, स्त्री से क्या करते हैं आप, विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, उष्ण ऊर्जा में चेंज करते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, आपका जो प्रेस स्त्री है उसको जब आप विद्युत ऊर्जा देते हैं, किसी विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, तो आपका स्त्री क्या होता है, वो हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। तो वो क्या करता है, आपके विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, आपका उष्ण ऊर्जा में। हीटर है, हीटर आपका क्या है, वह भी क्या, उसका काम ही है कि वह विद्युत ऊर्जा किसमें करता है, कन्वर्ट कर देता है, किसमें रूपांतरित कर देता है, आपका उष्ण ऊर्जा में। मतलब हमने क्या किया, विद्युत ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में रूपांतरित किया। ऐसे भी और सारे बहुत चीजें, जैसे यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण अगर हम बात करें, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण हम बात करेंगे उष्ण ऊर्जा में। तो अगर आप इसे काम करते हैं या किसी वस्तु को बार बार, यांत्रिक मतलब कार्य करना, उसको आप अगर कार्य करते हैं, किसी वस्तु को पीटते हैं, तो देखते हैं पीटते पीटते कुछ समय बाद क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो आपने क्या किया, वास्तव में आपने यांत्रिक ऊर्जा क्या किया, उसमें उष्ण ऊर्जा में रूपांतरण किया। ऐसे हम एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। ऊर्जा को कभी हम समाप्त नहीं कर सकते, नहीं उत्पन्न कर सकते। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, हम रूपांतरित कर सकते हैं। इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो हम इसको लिखें, ये हमारा जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का परिभाषा, कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। और यह सिद्धांत हमारा क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए थोड़ा सा हम बात अगर करें, तो किसी भी वस्तु में ऊर्जा के मुख्यतः, या किसी यांत्रिक ऊर्जा हो, चाहे आपका जो भी ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, यह जो है मुख्यतः किसी भी वस्तु में ऊर्जा जो होती है, उस वस्तु में या पिंड के या तो स्थिति कारण उत्पन्न होती है या तो गति अवस्था कारण उत्पन्न होती है। मतलब कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा जो होते हैं, इनके मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक तो होता है आपका गतिज ऊर्जा, दूसरा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तो इसमें अगर हम पहली बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, इसकी बात करें हम गतिज ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए बात ही इससे स्पष्ट है, इसके नाम से ही बात स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाए। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण, वह गति अवस्था में हो तब उसमें जो ऊर्जा आ जाए, उसके गति अवस्था या गति होने के कारण, गति में होने के कारण अगर जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, उसे उस वस्तु क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कह रहे हैं, सब साइकिल चलाते होंगे, और साइकिल जब चलाते हैं, और साइकिल चलाते समय जब आप साइकिल का पैडल मारना बंद करते हैं, तो जो ही बंद करें तुरंत साइकिल नहीं रुकती है भाई। आप इसके पहले तो क्या किया, साइकिल पर आपने ऊर्जा दिया, दबाया तो ऊर्जा दे रहे थे आप, साइकिल चल रही थी। अब जब ही साइकिल की पैडल मारना बंद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कि साइकिल तुरंत रुकती है, वह कुछ दूर तक जाती है तब रुकती है। तो रीजन क्या है, क्यों कुछ दूर तक गई, कुछ दूर तक गई तो वह क्या हुआ, उसमें कार्य हुआ। भाई कार्य का मतलब क्या है, आप जानते हैं कार्य हमारा क्या होता है, ऊर्जा का रूप होता है। हमने पहले ही बोल दिया, परिभाषा में बोल दिया कि किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता वह उस वस्तु की ऊर्जा होती है, अर्थात कार्य कर रहा है तो ऊर्जा है। इसीलिए देखिए थोड़ा नंबर की एक बात यहाँ से कर भी लेते हैं, थोड़ा छूट रहा था उसको देखें कि अगर हम ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, क्योंकि ऊर्जा कुछ नहीं है, कार्य करने की माप, अर्थात कार्य ही एक प्रकार की ऊर्जा हमारी है। तो जो ऊर्जा का मात्रक होगा वही कार्य का मात्रक होगा। जब मेरा एमकेएस में कार्य का मात्रक क्या होगा, तो जूल कह देंगे। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा हमारा, जूल। क्यों, क्योंकि एमकेएस में कार्य का मात्रक जूल होता है। हम बात करेंगे सीजीएस में, तो सीजीएस में जो कार्य का मात्रक होता है वह अर्ग होता है, तो इसलिए सीजीएस में हमारा ऊर्जा का मात्रक भी अर्ग होगा। और हमने संबंध तो कल बताया दिया था कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। एक कल का लेसन आपने पढ़ा है, पिछली वीडियो में ये बात हमने पढ़ाया है, उसमें आप देखेंगे समझ में आएगा कैसे 1 जूल 7 अर्ग के बराबर कैसे होता है, अर्ग क्या होता है, जूल क्या होता है, ये बातें हमने आपसे की है। तो थोड़ा
ये बात आपसे हमने किया। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण, गति हो तो कर पाए कार्य। जैसे हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, अगर गति उसे न रहे तो कोई दूर तक नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि गति के कारण कार्य करने में समर्थ हो तब कार्य कर सके, गति नहीं हो तो कार्य करने में वो असमर्थ होगा, कार्य नहीं हो पाए। तो गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है वही उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो हम यहाँ से लिख देंगे, ये हमने गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो हमने आपको परिभाषा बता दी। अब थोड़ा इसके फार्मूले की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब थोड़ा इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए बात समझिए थोड़ा सा, यदि कोई पिंड हो, यदि कोई पिंड है, इस पिंड का द्रव्यमान मान लेते हैं हमारा यम है, और यदि यह पिंड v वेग से गति करता हो, इसका वेग जो है या जो गति कर रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी v है, तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा को दिखाते हैं k से, रोटेशन k होता है 1/2 क्या होता है आपका mv²। ये हमारी अगर कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m है और वह पिंड अगर v वेग से गति करता हो तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है 1/2 mv²। ये हमारा किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। जैसे एग्जांपल लिख देते यहाँ से, हम आपसे पूछें कि यहाँ से अगर हम एक प्रश्न की बात कर लें कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान आपका कह दे 5 किलोग्राम है, 5 केजी है, और वह पिंड जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता है, उसका वेलोसिटी कितना आपका 20 प्रति सेकेंड है आपका। तो कह दे कि उस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। आप इनसे प्रश्न को समझे, कह दे कि यदि कोई पिंड यम जो दिया है आपका, एक किसी पिंड का द्रव्यमान आपका 5 किलोग्राम है और उस पिंड का वेग जो क्या वह पिंड जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है, तो पूछे कि बताइए कि उस पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी या उस पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी है। तो हम गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जानते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में फार्मूला होता है, क्या होता है 1/2 mv² होता है। अब यहाँ से देखेंगे तो k बराबर 1/2, यम का मान रखेंगे आप 5 और भीत में कितना दिया है 20, तो यहाँ v² रखेंगे तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से k बराबर क्या होगा, इसको हल करते हैं, ये कितना होगा 5, 20 का वर्ग करेंगे मतलब 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 20 में 20 गुणा करेंगे 400 हो जाएगा। इसे काटेंगे, इसे कैंसिल करेंगे, 2 से कट करेंगे इसे, तो k बराबर क्या होगा 5 × 200। अब 5 × 200 करेंगे तो कितना होगा आपका, 5 का 200 में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा इसका मान 1000। और हमने बोला कि गतिज ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा तो मात्रक जूल लिख देंगे, तो कह सकते हैं उस वस्तु की ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी 1000 जूल हो जाएगी। ये हमारे गतिज ऊर्जा की बात हमने किया। दूसरी बात कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा की, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं दूसरे की स्थितिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अब थोड़ा इसकी बात करें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखिए वास्तव में होता है कि किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति कारण, मतलब वह उस पोजीशन में होगा तब कार्य करने की क्षमता हो, ऐसी विशेष स्थिति में उसकी स्थिति के कारण। जैसे हम कहते भाई कि अगर ये है, अगर ये कोई पिंड है, अगर इसको क्या करेंगे आप छोड़ेंगे यहाँ से गिरेगी तो क्या करेंगे, कहीं जिस पर चोट मारेगा या उसको जो है कहीं धंसेगा, तो अगर उसकी ऊंचाई कम कर देंगे इसकी, हल्का सा, तो शायद इस पर उतना चोट नहीं मार पाएगा न उसमें धंस पाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है, ये इसकी स्थिति क्या है, जितनी ऊंचाई पर आप करते जाएंगे वो उतना नीचे अपना क्या, जब वहां छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसकी जैसी स्थिति बनाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे पिंड की कार्य करने की क्षमता क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। तो उसके स्थिति विशेष के कारण, उसकी पोजीशन के कारण जो है उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु की स्थिति क्या कहते हैं। और हम यहाँ लिख दें परिभाषा में, किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है
कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चले हम बात करें, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान मान लेते हैं हम, यम उसका मास हो गया द्रव्यमान, और भी उसका क्या है जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण जी उस पर काम करे, और उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई h हो। ये तीन बात ध्यान दीजिए, एक पिंड का द्रव्यमान हमारा यम है, उस पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय त्वरण हमारा जी है, और उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी आपका h है। तो उस पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा बराबर ये होता आपका mgh। अब उसको लिखना चाहे तो लिखकर भी सूत्र लिख सकते हैं, पिंड का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई कह देंगे। तो यह जो है आपका उस पिंड की क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। यह है हमारा। अब इसके हम मात्रक की बात करेंगे, स्थितिज ऊर्जा का जो हमारा मात्रक होगा क्या होगा, वही जूल होगा। तो अब ये होता है सारी, ये हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा होगा, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होता है, न कि स्थितिज ऊर्जा। तो ये हमारा है। अब इस पर भी सवाल आपसे कभी पूछ लेती है, आ जाते हैं आपके, जैसे ये कहते हैं कि अगर किसी पिंड का द्रव्यमान देकर हम कहते हैं भाई किसी पिंड का द्रव्यमान जो 10 किलोग्राम दे दिया, और गुरुत्वीय त्वरण तो आपका रेडी फिर होता है 9.8 भी होता है, 9.81 भी लिखा होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका। दूसरी बात ये है, यह आपका मानते पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई जो है यह 10 मीटर है, ऐसा कुछ भी दे दे, mgh का मान देकर पिंड का द्रव्यमान दे देगा, गुरुत्वीय त्वरण दे देगा, और पृथ्वी तल से उस पिंड की ऊंचाई दे देगा। और अगर उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा पूछेगा, क्या पूछ ले आपसे, पिंड की स्थितिज ऊर्जा, तो हम यहां से निकालेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा हमारा क्या होता है, ये होता है mgh के बराबर, और हम मान रखें तो यम आपका 10 है, जी का मान 9.8 होता है, h 10 सही है। तो गुणा कर लेंगे, तो 10 जहां में 100 गुणा करेंगे 9.8 में तो कितना होगा, ये हो जाएगा 910 ऊपर लगाएंगे तो 980 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ये उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा मुझे मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपको पेपरों में या ऐसे जनरली पूछ लिए जाते हैं। ये हमारा हुआ। चलिए आपके सिलेबस के कुछ सवालों को हम कर रहे हैं, और हमने लिखा है इसमें पहला सवाल देख लीजिए आप, क्या है, 100 ग्राम द्रव्यमान 10 मीटर की द्रव्यमान 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया था। 100 ग्राम द्रव्यमान में कोई पिंड है जो 10 मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा है। पिंड द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा की मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए गतिज ऊर्जा का निकालने के लिए सूत्र तो हमें पढ़े हैं, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारा k बराबर ये क्या होता है, 1/2 mv²। तो मुझे गतिज ऊर्जा निकालने के लिए द्रव्यमान चाहिए प्लस वेग चाहिए। तो हमें इसका मतलब पहले द्रव्यमान तो मुझे दिया ही है, वेग पहले चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए पहले यम देखेंगे, यम कितना है आपका 100 ग्राम है। और देखिए यहाँ पर ये 100 ग्राम ये मीटर दिया है, मतलब ये अलग द्रव्यमान ग्राम में है, ऊंचाई मीटर में है, और गुरुत्वीय त्वरण भी मीटर प्रति सेकंड में है। तो पहले तो हम ये करेंगे ग्राम को हम चेंज करेंगे किलोग्राम में, mks में चेंज करेंगे। यह mks के अनुसार दिया, ये भी mks के अनुसार दिया है, तो हम इसको भी mks पद्धति के अनुसार ही बदलेंगे। तो हम ग्राम को पहले किलोग्राम में चेंज करेंगे, और जानते हैं कि 1 किलोग्राम हमारा 1000 ग्राम के बराबर होता है, इसलिए हम 100 ग्राम को चेंज करेंगे तो इसमें 1000 का भाग कर देंगे आप, और ये 2 जीरो कट जाएगा आपका। तो ये क्या होगा आपका, यम बराबर हो जाएगा आपका कितना, यम बराबर होगा 1/10 ग्राम, सॉरी 1/10 किलोग्राम। अब अगर हम बात करें आगे यहाँ से भी निकालने के लिए वेग चाहिए, तो जानते हैं कि जब कोई पिंड को आप यहां से छोड़ेंगे तो पहले इसका प्रारंभिक वेग तो 0 होगा, और जैसे नीचे गिरेगा उसकी भी निकालना है, वहां से भी कितना आएगा। तो यहाँ इसके लिए भी निकालने के लिए गति का तीसरा समीकरण यूज करते हैं, और गति का तीसरा समीकरण हमारा क्या होता है, v² बराबर uv² प्लस 2as। तो यहाँ से हम v² निकालें तो v² कितना होगा आपका, u तो 0 होगा, 2a, a आपको त्वरण दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण या a कह दें, यहाँ पर जो a होगा हमारा, बल्कि यहाँ पर हम a जो यूज किए 2as नहीं 2gs यूज करेंगे, क्योंकि जो त्वरण उत्पन्न होगा हमारा गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा।
तो यहाँ जी का मान रखेंगे 10, यश में कितना है ऊंचाई या दूरी में कितना दिया गया 10 मीटर, तो यहाँ से भी v स्क्वायर का मान कितना निकल जाएगा 10 में 10 गुणा कर देंगे 100 और गुणा करेंगे तो ये 200 में हो जाएगा आपका। तो 200 ये वेग स्क्वायर का मान मिल गया, मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर मुझे मिला, इतना का मान मुझे मिल गया जो है। या केवल हम 200 ही लिखें, 20 का मान में 200 है, मात्रक जो होगा उसका लिखेंगे, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है तो वर्ग है तो वेग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होल वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से रखें हम, तो यहाँ से हमारा क्या गतिज के बराबर कहेंगे तो 1/2 पिंड का द्रव्यमान कितना आपका है, यहाँ से निकालेंगे, देखिए 1/10 है और गुणे कितना कह देंगे 200। अब इसे हल करेंगे तो कट जाएगा इससे, तो k बराबर आएगा 1/2 इंटू ये क्या होगा आपका 20 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा कितना आपका 10 जूल। ये हमारा जो है उसकी गतिविधि निकल जाएगी आपकी। और अगर आप चाहें करना तो जानते हैं, हम एक बात यहाँ से करें कि एक पिंड को जब पृथ्वी तल से ऊपर ऊंचाई छोड़ते हैं तो जैसे इसका जो है जानते हैं कि हर एक स्थान पर उस पिंड की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग सदैव हर जगह बराबर होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे जहाँ गतिज ऊर्जा 0 आपका है, इसकी स्थिति ऊर्जा mgh हो जाएगी। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इसका उस पिंड में गतिज ऊर्जा भी होगी, उसकी स्थिति दोनों निहित होगी। यहाँ पर बात करेंगे तो उस पिंड में केवल क्या होगा आपका, केवल गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि स्थिर ऊर्जा क्या होगी 0, क्योंकि h यहाँ जब पृथ्वी स्तर से नीचे आएंगे तो h आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ स्थिर ऊर्जा हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा 0 हो जाएगा, अर्थात हम कहते हैं क्या होगा, यही संपूर्ण गति स्थिति ऊर्जा ही क्या होगी यहाँ पर आकर गतिज ऊर्जा बदल जाएगी। तो अगर हमें चाहते हैं डायरेक्ट mg निकालते mgs तब भी हमारा एक गतिज ऊर्जा मिल जाता है आपका, तो चाहे वैसे निकाल लें चाहे ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं डायरेक्ट ये चीजें तो गतिज ऊर्जा का सूत्र में भी लगा सकते हैं, इसलिए इसको नहीं बताया क्योंकि mgh में आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो स्थिर ऊर्जा का फार्मूला है, क्योंकि जब किसी पिंड को ऊपर से ही छोड़ते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग सदैव क्या होता है नियत होता है। इसलिए हम कह देंगे इस पिंड की यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या थी आपकी 0 थी, इसका मतलब संपूर्ण इसकी क्या हुई स्थिर ऊर्जा निहित हुई, और जब नीचे आएगी तो वही गति स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा इसकी 0 है, स्थिर ऊर्जा आपकी 0 होगी। यहाँ पर आकर क्योंकि पिंड जब यहाँ पहुंचेगा तो ये ऊंचाई 0 हो जाएगा, तो यह 0 होगा तो मतलब क्या आपका उसका mgh 0 होगा यहाँ पर। तो अगर मतलब कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगी इसकी गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी तल पर वही क्या होगी यहाँ पर उसकी स्थिर ऊर्जा हो जाएगी, अर्थात हम इसकी संपूर्ण स्थिर ऊर्जा निकाल देंगे तो इस पिंड की स्थिर ऊर्जा मुझे मिल जाएगी। तो वही mgh निकालेंगे तब भी वही चीज आ जाएगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सूत्र यहाँ लगाने में आसान है, मैंने ऐसे बता दिया। तो आपका एक सवाल हुआ, एक सवाल लेके मैंने नीचे भी लिखे हैं, अब उसको भी थोड़ा सा बात कर लें। तो वो क्या है, तो ये है आपका 1 टन की मोटर, 1 टन मतलब द्रव्यमान दिया गया, बात समझे, द्रव्यमान यम जो दिया गया 1 टन दिया गया है, और 1 टन को जो अगर हम चेंज करेंगे 1 गुणे क्या होगा 1001 kg हो जाएगा। 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, तो यहां से कह देंगे तो यम बराबर हमारा 1000 हो गया kg। और यहां से हम बात करेंगे इसके मोटर की जो गति करने की वह कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भी निकाले यहाँ से कितना होगा आपका 60, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको हम एमकेएस में निकालेंगे तो मीटर प्रति सेकंड चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर किसी वस्तु की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, अगर उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम क्या करते हैं इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो किसमें हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो v बराबर कितना होगा, यहाँ से को काटे हम जो है कैंसिल करें 10 हो जाएगा, 6 दाम में 60 होगा और 6 18 हो जाएगा, तो 50/3 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और हमसे पूछा क्या है उस वस्तु की काइनेटिक एनर्जी, सूत्र यही लगा लेंगे k बराबर क्या 1/2 mv², k बराबर 1/2 यम आपका 1000 है, v स्क्वायर मतलब ये कह देंगे 5/50/3 का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं, ये कितना होगा आपका 500 हो गया, और ये कितना होगा 5 का वर्ग करेंगे इसमें तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2500/9। अब इसको हल कर देंगे, इसको हम सॉल्व करें, इसका गुणा करें कि हमें कितना मिल जाएगा 25×5 = 125
जीरो आपका 4 बढ़ जाएगा और बटे क्या कह देंगे 9। अब 9 का देखिए इसमें भाग करेंगे आप, इसका भाग करने की इसकी जो वैल्यू आएगी देखिए 1,29,888.8 जूल, और यही आपका उत्तर होगा। तो ऐसे आपके सिलेबस में दिए गए सवाल कुछ है, हमने बता दिया। तो बस इतना ही, धन्यवाद।